जो पावर होती है वो सिर्फ एक ऑर्गन के पास नहीं होती है, बट द पावर इन डेमोक्रेसी इज डिवाइडेड बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो आपको ये पता है, और यू ऑलरेडी नो दैट देयर आर थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, वन इज लेजिस्लेचर, second is executive, and the third is judiciary. Legislature means those people who take decision, who make laws, and जो भी मतलब on the behalf of the people decisions लेने होते हैं, they are taken by the legislature. So legislature means लोकसभा, राज्यसभा, जिसमें हमारे एमपीज जो हमारे चुने हुए लोग होते हैं, लाइक एमपीज हैं, एमएलएज हैं, they are known as legislature because they make law on behalf of us. सेकेंड इज एग्जीक्यूटिव, जो लॉ बनते हैं, जो हमारे मिनिस्टर्स लॉ बनाते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने का काम, उन्हें एग्जीक्यूट करने का काम ऑन द ग्राउंड लेवल इज डन बाय आर ब्यूरोक्रेट्स, आर सिविल सर्वेंट्स लाइक जिलाधिकारी, और जो एसडीएम्स होते हैं, डिफरेंट जो ऑफिसर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, उस लॉ को, उस कानून को पूरे भारत में इम्प्लीमेंट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं और उसे सुचारू रूप से चलाते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, एग्जीक्यूटिव. And the third organ of the government is judiciary. Judiciary is the law making, law making नहीं है, लॉ को बचा के रखने का काम, लॉ को अगर मान लो कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो उस कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने का काम किसका होता है, जुडिशरी का होता है. एंड ऑल्दो दीज ऑल दीज थ्री आर द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, दे आर द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, बट जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ दीज ऑर्गन्स. मतलब जुडिशरी जो है वो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के अंडर में नहीं आता है, जबकि एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेचर के अंडर में आता है, बट जुडिशरी जो है हमारे इंडिया में इट इज इंडिपेंडेंट, सो दैट जो हमारे जजेस हैं एंड जो हमारा लॉ सिस्टम है, इट कैन वर्क इंडिपेंडेंटली विदाउट एनी प्रेशर फ्रॉम द मिनिस्टर्स एंड द ब्यूरोक्रेट्स. तो जुडिशरी जो है हमारा जो हमारी न्यायपालिका है, वो बिल्कुल टोटली डिफरेंट है फ्रॉम दीज टू. ठीक है. सो इन्हीं की प्रॉपर फंक्शनिंग की वजह से जो है हमारा पूरा जो है सिस्टम चलता है, हमारी पूरा जो सरकार चलती है वो इन्हीं तीनों के स्मूथ फंक्शनिंग की वजह से चलती है. तो अगर ये इनमें कोई दिक्कत होगी तो फिर हमारी जो गवर्नमेंट है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगी. सो द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. लॉ डिसीजन लेने की पावर किसके पास है, लेजिस्लेचर के पास है. उसको एग्जीक्यूट करने की पावर किसके पास है, एग्जीक्यूटिव के पास है, जो हमारे सिविल सर्वेंट्स है, ब्यूरोक्रेट्स है. और अगर इफ देयर इज एनी कॉन्फ्लिक्ट, देन उसको सॉल्व करने की पावर किसके पास है, जुडिशरी के पास है. एंड जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट इन इंडिया and it is not under the control of legislature or executive. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डेमोक्रेसी में जो पावर इट इज डिवाइडेड एंड इट इज शेयर्ड बिटवीन थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. तो इसी को हम कहते हैं पावर शेयरिंग. ठीक है. इन दिस एंड द नेक्स्ट टू चैप्टर्स वी कैरी दिस आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग फॉरवर्ड. मतलब आप किसी भी कंट्री में देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि एक ही गवर्नमेंट के पास सारी पावर है. वो जो पावर होती है वो सब और भी कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स होंगी, और भी डिफरेंट गवर्नमेंट्स होंगे जिनके बीच में पावर डिवाइडेड होती है, और इसी को हम कहते हैं पावर sharing. Now we start with the two stories from Belgium and Sri Lanka. In this chapter, we are going to study about two case studies about two different countries. One is Belgium and the other is Sri Lanka. यहाँ पे दोनों में ही देखेंगे हम कि किस तरह से पावर शेयरिंग को हैंडल किया गया. किसी कंट्री में पावर शेयरिंग को बहुत ही पॉजिटिवली हैंडल किया गया था और दूसरे में बिल्कुल ही निगेटिवली हैंडल किया गया था. Both these stories are about how democracies handle demands for power sharing. The stories yield some general conclusions about the need for power sharing in democracy. So when we will study about the power sharing stories in both these countries, then we will realize that how important is power sharing in a country. और पावर शेयरिंग ना होने की सिचुएशन में क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उसके बारे में हम लोग डीपली स्टडी करेंगे. सो बेसिकली पावर शेयरिंग मीन्स डिविजन ऑफ पावर और द शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन डिफरेंट यूनिट्स इन अ कंट्री और डिफरेंट यूनिट्स ऑफ अ गवर्नमेंट. अब हम देखते हैं बेल्जियम एंड श्रीलंका का केस. नाउ बेल्जियम इज ए स्मॉल कंट्री इन यूरोप. इट इज बेल्जियम का आपने नाम सुना होगा, ये बहुत ही छोटा सा देश है यूरोप में, और ये हमारा हरियाणा जो है उससे भी छोटा देश है. ठीक है. और इसकी जो बॉर्डर्स है वो फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग से जो है टच करते हैं. इसकी जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ 1 करोड़ के आसपास है, और अबाउट हाफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा, मतलब हरियाणा की पॉपुलेशन से भी कम है इसकी पॉपुलेशन. द एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स. एथनिक जो है वर्ड, इसका मतलब बेसिकली होता है
देखो हर जो कम्युनिटी होती है उसके अपने कल्चर्स होते हैं, अपने ट्रेडिशंस होते हैं, ठीक है ना। अपने जो है कस्टम्स होते हैं, अपनी सोच होती है, तो उसको हम कहते हैं एथनिसिटी। हर ग्रुप का जो होता है एक कास्ट के अंदर ही, मान लो एक पर्टिकुलर ब्राह्मण है, ठीक है, ब्राह्मण में भी डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, तो क्योंकि उनकी एथनिसिटी अलग है, दे शेयर कॉमन कल्चर। ब्राह्मण्स में भी जो लोगों का अपना कॉमन कल्चर होगा, कॉमन हिस्ट्री होगी, उनका ग्रुप अलग होगा, तो उसको हम एथनिसिटी कहते हैं। इसी तरह से डिफरेंट कंट्रीज में भी डिफरेंट डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। सो द एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ द स्मॉल कंट्री इज वेरी कॉम्प्लेक्स। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपका बेल्जियम है, इसका जो एथनिक कॉम्पोजिशन है, यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं, उनका मतलब जो है एथनिसिटी डिफरेंट है। अब देख लो डिफरेंट टाइप के लोग हैं यहाँ पर। ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन 59% लिव्स इन फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक्स डच लैंग्वेज। तो आपको देखो क्या करना है कि अगर हम बेल्जियम की इसको, ये जो आपको बताए जा रहे हैं फैक्ट्स, ये आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं, बहुत अच्छे से आपको पता होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो बेल्जियम में कि अगर हम टोटल पॉपुलेशन देखें, तो उसमें से 59% जो है दे आर डच स्पीकिंग पीपल, वो डच लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। 40% जो लोग हैं वो ऐसे हैं जो कि क्या बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं, ठीक है। तो आपको दो ग्रुप के लोग मिल गए कि पूरे जो आपका बेल्जियम है उसको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, क्योंकि लैंग्वेज भी एथनिसिटी का पार्ट है। तो यहाँ पे लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जो है दो ग्रुप्स बने हुए हैं। एक जो है जो मेजोरिटी में ग्रुप है वह है 59% हु स्पीक्स योर डच लैंग्वेज, ठीक है। सो डच स्पीकिंग पीपल आर मोर देन द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल। तो डच 59% एंड 40% जो है आपके वो फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको समझ में आ चुका होगा कि यहाँ पे कौन से लोग डोमिनेट करते हैं, मेजोरिटी में कौन है, डच बोलने वाले, डच स्पीकिंग पीपल आर इन मेजोरिटी एंड फ्रेंच स्पीकिंग पीपल आर इन माइनॉरिटी। और डच वाले बोलने वाले लोग कहाँ रहते हैं, फ्लेमिश रीजन में रहते हैं। और जो वेलोनिया रीजन है, मतलब उनके वहाँ पे ये रीजन्स हुआ होंगे बेल्जियम में, तो वो जो है वहाँ पे फ्रेंच बोलने वाले लोग रहते हैं, ठीक है। तो दो रीजन आपको पता चल गया, फ्लेमिश रीजन एंड वेलोनिया रीजन। फ्लेमिश में डच स्पीकिंग रहते हैं और वेलोनिया में फ्रेंच स्पीकिंग रहते हैं। और दोनों में से बहुत ध्यान सुनिएगा, मैं आपसे लास्ट में पूछूंगी ये, ठीक है। तो डच स्पीकिंग जो है दे आर इन मेजोरिटी विथ 59% ऑफ पॉपुलेशन एंड 40% ऑफ द पीपल दे स्पीक फ्रेंच। रिमेनिंग 1% ऑफ द बेल्जियम्स दे स्पीक जर्मन। अच्छा, थोड़े से लोग क्या बोलते हैं, जर्मन भी बोलते हैं। 1% जो है आपके जर्मन बोलने वाले भी है। तो मतलब जर्मन वालों की तो समझ लो कि ना के बराबर ही वहाँ पे है, वो है प्रेजेंटेशन। नाउ इन द कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स, ये हमने पूरे बेल्जियम की बात की है, ठीक है। अब अगर हम बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स की बात करें, ठीक है, ये ब्रुसेल्स है मान लो। अब यही ये पूरे बेल्जियम में कहीं ब्रुसेल्स होगा इनकी कैपिटल, तो ब्रुसेल्स में अलग कॉम्पोजिशन, इसका उल्टा है। 80% पीपल दे स्पीक फ्रेंच वाइल 20% आर डच स्पीकिंग। यहाँ पे उसकी कैपिटल में क्या है कि उसका उल्टा है। इसका मतलब क्या है कि पूरे बेल्जियम में जो फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं वो अधिकतर कहाँ रहते हैं, उसकी राजधानी में रहते हैं, ब्रुसेल्स में रहते हैं, ठीक है। तो ब्रुसेल्स में क्या है कि 80% जो है वो आपके फ्रेंच बोलने वाले हैं, फ्रेंच है, और 20% जो है वो आपके डच है, ठीक है। तो ये आपको जो कॉम्पोजिशन है ये बहुत अच्छे से लर्न करनी है, क्योंकि ये एग्जाम में आपको बार बार कहीं ना कहीं पूछा ही जाएगा। तो ये जो दो मैंने आपको पाई चार्ट बना के दिखाई, इसको आप अच्छे से लर्न कर लीजिए। ये वहाँ का एथनिक कॉम्पोजिशन है, ठीक है, एग्जाम में आ सकता है। लाइक हाउ डिस्कस द एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ द बेल्जियम पीपल। So you will write that in Belgium as a whole, of the total country's population, 59% are Dutch-speaking people and 40% are French-speaking people. But when we come to the capital of Belgium, that is Brussels, in Brussels, 80% people are French-speaking and 20 are Dutch-speaking people. It means Brussels में अलग कॉम्पोजिशन है, और जो टोटल जो है आपका वहाँ पे अलग है, ठीक है ना। अब आप कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे, तो मैं आपको एग्जांपल बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर हम इंडिया एज ए होल की बात करें, तो इंडिया में 83% हिंदूज हैं, ठीक है, जो इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो वैसे तो ओवरऑल हिंदूज हमारे कंट्री में ज्यादा है, लेकिन अगर मान लो हम चले जाएं केरल चले जाएं, ठीक है, तो केरल में आप देखोगे कि वहां पे आपको क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स की पॉपुलेशन ज्यादा नजर आएगी एज कम्पेयर टू हिंदूज। तो सेम वही चीज यहाँ पे है कि यहाँ पे जो है आपका कैपिटल में फ्रेंच बोलने वाले लोग ज्यादा हैं और डच बोलने वाले
कम है। बट ओवरऑल टोटलिटी में अगर हम देखें तो बेल्जियम में 59% जो है वो जो आपके डच बोलते हैं, और जो 40% है वो आपके जो है फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। नाउ अब हम देखते हैं आगे क्या होगा। द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं जो कम हैं बेल्जियम में, जो माइनॉरिटी है, तो इसका मतलब दो ग्रुप सामने उभर के आए हैं। एक ग्रुप को हम कहेंगे मेजोरिटी, जिनकी संख्या ज्यादा है, और एक ग्रुप है आपका माइनॉरिटी, ठीक है, जिनकी संख्या बेल्जियम में कम है। लाइक मेजोरिटी में कौन हो गए आपके डच स्पीकिंग पीपल, एंड माइनॉरिटी में कौन से हो गए आपके फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग पीपल। तो ये जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल हैं ये काफी रिच हैं और पावरफुल भी हैं। भले इनकी संख्या कम है, बट दे आर रिच एंड पावरफुल। दिस वॉज रिजेंटेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एजुकेशन मच लेटर, ठीक है। इससे क्या हुआ कि जो देखो अभी इनकी संख्या कम है फ्रेंच की, लेकिन ये जो है बहुत पावरफुल और रिच थे। तो ये बात जो है हमारे जो माइनॉरिटी ग्रुप था, सॉरी मेजोरिटी ग्रुप था, डच स्पीकिंग जो लैंग्वेज के ग्रुप थे, उनको ये बात अच्छी नहीं लगी, ठीक है ना। ऑब्वियस सी बात है कि अब मान लो आपके देश में आपकी संख्या ज्यादा है, बट आपसे जो कम जिनकी संख्या है वो आपसे ज्यादा रिच और पावरफुल है, तो वो चीज आपको कहीं ना कहीं इगोइस्टिक वे में बुरी लगेगी कि ये तो हमसे कम होने के बाद भी हमसे काफी ज्यादा पावरफुल और रिच है। तो सेम सिचुएशन बेल्जियम में भी थी कि जो फ्रेंच स्पीकिंग थे वो संख्या में कम होने के बाद भी देवर पावरफुल एंड देवर मच एजुकेटेड एंड रिच पीपल एज कम्पेयर टू द डच स्पीकिंग पीपल, जो कि बहुत पावरफुल नहीं थे और उनको एजुकेशन और जो दूसरे बेनिफिट्स है वो बाद में चल के मिला है, ठीक है। जबकि फ्रांस जो आप जानते हो बहुत ही, क्योंकि ये फ्रेंच स्पीकिंग पीपल कहाँ से आए होंगे, बेसिकली माइग्रेट करके आए होंगे फ्रांस से, ठीक है। तो फ्रांस डेवलप कंट्री थी, बट जो डच स्पीकिंग थे वो इतने ज्यादा एडवांस नहीं थे। बाद में चल के धीरे धीरे उनका जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, लेकिन उतने टाइम में पहले ही फ्रेंच जो थे वो डेवलप हो चुके थे। This led to the tension between the Dutch speaking and the French speaking communities during the 1950s and 1960s, ठीक है। अब क्या हुआ, दोनों के बीच में टेंशन शुरू हो गई, डच और फ्रेंच के बीच में 1950s एंड 60s के टाइम में बेल्जियम में। द टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज वाज मोर एक्यूट इन ब्रुसेल्स, और ये सिचुएशन और खराब कहाँ थी, ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स प्रेजेंटेड अ स्पेशल प्रॉब्लम। द डच स्पीकिंग पीपल कंस्टिट्यूटेड अ मेजॉरिटी इन द कंट्री बट अ माइनॉरिटी इन द कैपिटल। अब देखो प्रॉब्लम क्या हुई कि पूरे बेल्जियम में जो है आपके डच मेजोरिटी में थे, तो वो फ्रेंच पीपल को परेशान कर रहे थे पूरे आपके बेल्जियम में। लेकिन कैपिटल में क्या उसके उल्टे हालत थे, ब्रुसेल्स में क्या था कि वहां पे फ्रेंच ज्यादा थे और डच जो थे वो कम थे। तो वहां पे सिचुएशन अलग हो गई, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। Let us compare this to the situation in another country, Sri Lanka. It is an island nation जस्ट अ फ्यू किलोमीटर्स ऑफ द सदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। अब देखो मैंने आपको जो है बेल्जियम की सिचुएशन समझा दी है, आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे दो एथनिक ग्रुप थे, एक फ्रेंच स्पीकिंग एक डच स्पीकिंग। डच स्पीकिंग मेजोरिटी में है और फ्रेंच स्पीकिंग माइनॉरिटी में है और ऑल ओवर बेल्जियम में। बट व्हेन वी विल टॉक अबाउट ब्रुसेल्स, कैपिटल ऑफ बेल्जियम, देन वहां पे केस उल्टा था, वहां पे डच स्पीकिंग माइनॉरिटी में थे और फ्रेंच स्पीकिंग मेजोरिटी में थे, ठीक है। और बेल्जियम में क्या था कि जो फ्रेंच बोलने वाले लोग थे वो ज्यादा पावरफुल थे, अमीर थे। ये बात जो है डच बोलने वाले लोगों को अच्छी नहीं लगी कि हम मेजोरिटी में होते हुए भी हम कम पावरफुल एंड रिच हैं, और ये माइनॉरिटी में होते हुए भी हमसे ज्यादा पावरफुल एंड रिच है। तो इसकी वजह से दोनों के बीच में प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई 1950s एंड 60s के टाइम में इन बेल्जियम। अब इसके साथ हम दूसरी कंट्री का भी एग्जाम्पल देखते हैं। अब वो है श्रीलंका। श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश है, आप जानते ही हो। तो उसकी लोकेशन बताने की जरूरत नहीं है, तमिलनाडु के ही नीचे जस्ट हमारा पड़ोसी देश है। इट हैज अबाउट 2 करोड़ पीपल, अबाउट द सेम एज इन हरियाणा। जितना हरियाणा की पॉपुलेशन है उतनी पॉपुलेशन श्रीलंका की भी है। और यहाँ पे भी श्रीलंका में भी डाइवर्स पॉपुलेशन है, डाइवर्स मतलब डिफरेंट तरह के लोग हैं यहाँ पे, ठीक है। इसमें मेजोरिटी कौन है, सिन्हल स्पीकर्स, और माइनॉरिटी में कौन है, तमिल स्पीकर्स, ठीक है। यहाँ पे दो ग्रुप के लोग हैं। देखो लैंग्वेज के बेसिस पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुई है डिफरेंट कंट्रीज में, तो यहाँ भी देखो लैंग्वेज के बेसिस पे हो रहा है। अब यहाँ पे क्या है कि सिन्हली लैंग्वेज बोलने वाले लोग 74%, सिन्हल श्रीलंका की नेटिव लैंग्वेज है जो वहां के लोग बोलते आ रहे हैं, ठीक है। और तमिल लोग कौन है, तमिल वो है जो तमिलनाडु से माइग्रेट करके श्रीलंका गए हैं, तो वो ऑब्वियस सी बात है कि तमिल बोलेंगे।
ठीक है, तो कंट्री जो है दो ग्रुप में डिवाइड हो चुकी है, सिन्हल बोलने वाले लोगों में और तमिल स्पीकर्स में। तो सिन्हल आर 74% एंड तमिल स्पीकर्स आर 18%। अब आपको ऑब्वियस सी बात है कि सिन्हली जो है उनको हम क्या कहेंगे, मेजोरिटी ग्रुप, दे आर मेजोरिटी एंड तमिल स्पीकर्स आर माइनॉरिटी। अब अब देखते हैं आगे क्या हुआ। द तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री, तो ये जो लोग हैं इनको क्या कहा जाता है, तमिल जो है, ये पेज बार बार चेंज करो। ठीक है, तो इनको कहा जाता है, जो तमिल लैंग्वेज बोलते हैं उनको श्रीलंकन तमिल्स कहा जाता है, जिनकी संख्या कितनी है, 13%। ठीक है, श्रीलंका में दो ग्रुप हो गए, सिन्हल ग्रुप और जो है तमिल ग्रुप। अब तमिल जो है उनको श्रीलंकन तमिल्स कहा जाता है, जिनकी संख्या कितनी है पूरे श्रीलंका में, 13%। द रेस्ट हुज फोर फादर्स केम फ्रॉम इंडिया एज ए प्लांटेशन वर्कर्स ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड आर कॉल्ड इंडियन तमिल्स। ठीक है, तो वहां पे जो अभी आपने देखा कि तमिल्स हैं, तमिल्स में भी दो ग्रुप थे। ठीक है, एक तमिल्स वहां के थे जो पहले से श्रीलंका में रहते थे, और एक वो थे जो कि जिनके फोर फादर्स तमिलनाडु से माइग्रेट होके श्रीलंका गए थे। ठीक है, तो ये दो ग्रुप बन गया, एक हो गया श्रीलंकन तमिल्स, उनको कहा जाता था, जो वहीं के रहने वाले थे। ठीक है, और दूसरे तमिल्स वो थे जो इंडियन तमिल्स जिनको कहा जाता था। ठीक है, ये दो ग्रुप हो गए इंडियन तमिल्स। अब एज यू सी, क्योंकि आपको पता है कि जब इंग्लिश पीपल इंडिया में आए थे, तो बहुत सारे तमिलनाडु है, यहाँ के लोगों को श्रीलंका लेके गए थे, ताकि वहां पे जाके उनसे प्लांटेशन जो है फार्मिंग करा सके। प्लांटेशन मतलब टी है, कॉफी है, रबर है ना, ये सब ग्रो करने में उनकी मतलब कि एज ए लेबर उनको यूज कर सके। तो फिर वो उनके जो बच्चे थे वो वहीं सेटल हो गए, लेकिन उनको वहां पे एसिमुलेट नहीं किया गया, उनको इंडियन तमिल्स कहा जाने लग गया। ठीक है, मतलब उनको नेटिव जो है मतलब वहाँ का श्रीलंकन तमिल्स की जगह उनको इंडियन तमिल्स कहा जाने लग गया, और उनको बहुत सारे बेनिफिट्स जो है सरकार ने नहीं दिए। नाउ एज यू सी फ्रॉम द मैप, श्रीलंकन तमिल्स आर कंसंट्रेटेड इन द नॉर्थ एंड द ईस्ट ऑफ द कंट्री। यहाँ पे देखो कहीं मैप दिया होगा। ठीक है, आप ये मैप में देख सकते हो कि श्रीलंकन तमिल्स कौन से हैं, ये जो कि कोस्टल एरिया में रह रहे हैं। इंडियन तमिल्स कौन से, इंडियन तमिल्स बहुत कम है, देखो छोटे मोटे एरिया में रह रही है, छोटे मोटे एरिया में जो है आपके इंडियन तमिल्स रह रहे हैं। और बाकी जो आप येलो कलर देख रहे हो, ये पूरा आपके कौन है, सिन्हलीज हैं। ठीक है, तो ये एथनिक कॉम्पोजिशन है श्रीलंका का, जिसमें मैक्सिमम जो ये येलो वाले लोग हैं, ये आपके सिन्हलीज हैं, ये आपके जो है श्रीलंकन तमिल है, और ये जो आप बिल्कुल ब्लैकिश टाइप में देख रहे हो या ब्राउनिश में, ये आपके इंडियन तमिल्स है। ठीक है, तो ये आपके एथनिक कॉम्पोजिशन हो गया आपका श्रीलंका का। अब हम देखते हैं आगे क्या हुआ। तो आपको श्रीलंका में समझ में आ गया ना कि दो ग्रुप थे, सिंहल एंड तमिल्स, और तमिल्स में भी दो ग्रुप थे, तमिल्स में इंडियन तमिल्स थे और श्रीलंकन तमिल्स थे। मोस्ट ऑफ द सिंहल स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट। अब जो भी सिन्हल्स बोलते, सिन्हली लैंग्वेज बोलते थे, अ, वो मेनली कौन थे, बुद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो करते थे। वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल्स आर हिंदूज और मुस्लिम्स। और तमिल बोलने वाले लोग जो थे, क्योंकि वो तमिलनाडु से माइग्रेट करके गए थे, तो वो बेसिकली या तो हिंदू थे वो, और या तो मुस्लिम्स थे। देन देयर आर अबाउट 7% पीपल हु आर क्रिश्चियंस, और जो कि सिन्हली भी बोलते थे और तमिल भी बोलते थे। तो ये हो गया पूरा एथनिक कॉम्पोजिशन श्रीलंका का। तो अब आपको पता चल गया कि यहाँ पे सिन्हली बोलने वाले जो थे वो आपके मेजोरिटी में थे। अब देखते क्या हुआ। जस्ट इमेजिन व्हाट कुड हैपन इन सिचुएशंस लाइक दिस इन बेल्जियम। अब देखते हैं हम कि क्या, पहले हम बेल्जियम का देखते हैं क्या हुआ। हमने एथनिक कॉम्पोजिशन तो बेल्जियम का पढ़ ही लिया है। Dutch community could take advantage of its numeric majority and force its will on the French and the German speaking people। देखो, यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्योंकि जो डच थे वो मेजोरिटी में थे बेल्जियम में, तो वो चाहते तो क्या कर सकते थे, फ्रेंच और जर्मन लोगों के ऊपर अपनी विल को फोर्स कर सकते थे। वो जो चाहते वो करते, और फ्रेंच और जर्मन को लोगों के ऊपर अपनी जो भी डिसीजन थे उनको थोप देते, क्योंकि भाई जर्मन और फ्रेंच तो मेजोरिटी माइनॉरिटी में कम संख्या में। तो जो डच बोलने वाले लोग हैं, वो अगर वो अपनी गवर्नमेंट भी बना लेते, अगर मान लो आप इलेक्शंस करवाओगे, चुनाव करवाओगे, वोटिंग करवाओगे, तो उसमें मैक्सिमम वोट किसके जाएंगे, डच के जाएंगे, क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा है। ठीक है, तो गवर्नमेंट भी उन्हीं की बनेगी। तो जब गवर्नमेंट बन जाएगी, तो उसके बाद वो कानून ला सकते हैं जिससे कि फ्रेंच और जर्मन लोगों को दबा के रखा जाए। ये चीज डच के जो लोग थे वो आराम से कर सकते थे। लेकिन देखते हुआ क्या वहां पे, क्या ऐसा हुआ कि उन्होंने मेजोरिटी होने का फायदा उठाया बेल्जियम में, देखते हैं हम लोग।
दिस वुड पुश द कॉन्फ्लिक्ट अमंग कम्युनिटीज फर्दर। लेकिन अगर डच ऐसा करते तो बेल्जियम में सिचुएशन क्या हो जाती और खराब हो जाती। ठीक है, अब जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो प्रॉब्लम है, वो और ज्यादा बढ़ जाती बेल्जियम में। दिस कुड लीड टू अ वेरी मेसी पार्टीशन ऑफ द कंट्री। और कभी कभी ऐसा होता है कि भले ही माइनॉरिटी में होते हैं, लेकिन देश का बंटवारा भी हो सकता है अगर मान लो सिचुएशन खराब हो गई तो। बोथ द साइड्स वुड क्लेम कंट्रोल ओवर ब्रुसेल्स। ठीक है, दोनों ही साइड जो है वो उन्हें ब्रुसेल्स के ऊपर कंट्रोल चाहिए था, क्योंकि ब्रुसेल्स क्या थी, वो वहां की राजधानी थी। ठीक है, तो ये एक सिचुएशन हो सकती थी डच जो है बेल्जियम में, कि डच अपना जो है विल, अपना जो डिसीजन है वो जर्मन और फ्रेंच के ऊपर थोप सकते थे, बिकॉज डच वर इन मेजोरिटी एंड फ्रेंच एंड जर्मन वर इन माइनॉरिटी। अब श्रीलंका में देखते हैं क्या होता। इन श्रीलंका द सिन्हल कमिटी इंजॉयड एन इवन बिगर मेजोरिटी। ठीक है, श्रीलंका में तो केस और उल्टा वो था डिफिकल्ट। श्रीलंका में तो मतलब मैक्सिमम 70% जो पॉपुलेशन थी, नियर अबाउट 70% पॉपुलेशन वो सिन्हल कम्युनिटी को बिलोंग करती थी। ठीक है ना, बिगर मेजोरिटी है वहां की। तो वो अपना पूरा का पूरा जो है एंटायर जो विल है, जो अपना डिसीजन है, वो पूरी कंट्री के ऊपर थोप सकते थे। ठीक है, तो दोनों ही केसेस में बेल्जियम में डच अपनी मनमानी कर सकते थे, और श्रीलंका में सिन्हल कमेटी अपनी मनमानी कर सकती थी। अपना जो भी विल है, जो अपनी सोच है, जो अपने जो वो चाहते हैं वो माइनॉरिटी के ऊपर वो थोप सकते थे, तमिलियंस के ऊपर थोप सकते थे। और जो आपके डच हैं वो फ्रेंच लोगों के ऊपर और जर्मन लोगों के ऊपर अपनी विल को थोप सकते थे। अब देखते हुआ क्या, दोनों ही कंट्री में सिचुएशन क्या हुई। ठीक है, अब हम देखते हैं मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। ठीक है, अब इस लाइन को आप अच्छे, इस हेडिंग को आप अच्छे से पढ़ लो। मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, इसका मतलब कि श्रीलंका में कौन सी नीति फॉलो की गई, मेजोरिटेरियनिज्म की जो पॉलिसी है वो फॉलो की गई। मतलब यहाँ पे जो सिन्हली कम्युनिटी थी उसने पूरी कोशिश की कि वो अपनी जो विल है उसको फोर्सिबली इम्पोज कर सके ऑन द माइनॉरिटी कम्युनिटी, दैट इज इंडियन तमिलियंस। ठीक है, तो इसको कहा गया मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। अब देखते हैं क्या हुआ। श्रीलंका 1948 में आजाद हुआ। ठीक है, द लीडर्स ऑफ द सिन्हल कमिटी सॉट टू सिक्योर डोमिनेंस ओवर गवर्नमेंट बाय वर्च्यू ऑफ देयर मेजोरिटी। ठीक है, उसके बाद वहां पे सिन्हल कमिटी की जो गवर्नमेंट बन गई, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है भाई, इनकी संख्या 70% है पूरे उसमें श्रीलंका में, तो वोटिंग जो है पूरी उन्हीं को जाएगी। तो सिन्हल की गवर्नमेंट बन गई। एज अ रिजल्ट द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट अडॉप्टेड अ सीरीज ऑफ मेजोरिटेरियन पॉलिसी टू स्टैब्लिश सिन्हल सुप्रीमेसी। ठीक है, अब देखो यहाँ की जो गवर्नमेंट थी, इनका जो मतलब रूल करने का तरीका था वो बहुत ही गलत था। उन्होंने क्या किया, जब वो इलेक्ट हो गए हैं तो उन्होंने क्या, क्योंकि वो सिन्हल जो है कमिटी के लोग ही थे उसमें सरकार में, तो उन्होंने क्या, कौन सी पॉलिसी फॉलो की, मेजोरिटेरियन पॉलिसी फॉलो की। मेजोरिटेरियन पॉलिसी वो पॉलिसी होती है जिसमें वो ग्रुप जिनकी संख्या ज्यादा है, उनकी सोच को, उनके फैसलों को, उनके डिसीजन को जो माइनॉरिटी ग्रुप है उसके ऊपर फोर्सिबली इंप्लीमेंट कर दिया जाए, उनके ऊपर थोप दिया जाए, इम्पोज कर दिया जाए। इसको हम मेजोरिटेरियन की पॉलिसी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे इंडिया में हिंदूज हैं, ठीक है ना, तो अगर हमारी सरकार ये कह दे कि हम तो सिर्फ हिंदूज को नौकरी देंगे, हम हिंदूज को ही हिंदी को ही हम पूरी राष्ट्रभाषा मानेंगे, हम इंग्लिश को भी नहीं समझते, हम जो है अदर लैंग्वेज को भी कुछ नहीं समझेंगे, हम सिर्फ हिंदी को ही इंपॉर्टेंस देंगे, जिसको हिंदी आएगी उसको हम नौकरी देंगे, हम गवर्नमेंट जॉब सिर्फ हिंदूज को देंगे, है ना। अगर इस तरह की हमारी जो हमारी गवर्नमेंट कर दे इंडिया में पॉलिसी, तो इस तरह की पॉलिसी को हम क्या कहेंगे, मेजोरिटेरियनिज्म पॉलिसी कहेंगे। ठीक है, क्योंकि हिंदूज की पूरी विल को उन्होंने पूरे कंट्री के ऊपर थोप दिया, इम्पोज कर दिया। तो इसी तरह से श्रीलंका में मेजोरिटेरियन पॉलिसी फॉलो हुई। सिन्हली जो कम्युनिटी थी उन्हीं की सारी चीजों को जो है थोप दिया गया, और सारी की सारी जो इंपॉर्टेंस थी गवर्नमेंट ने किसको दी, सिन्हल कमिटी के लोगों को ही दी। और टोटली उन्होंने नेग्लेक्ट किया जो तमिलियंस थे। ठीक है, चाहे श्रीलंकन तमिल्स हो, चाहे आपके स्पेशली जो आपके हिंदू तमिल्स थे, जो आपके इंडियन तमिल थे, उनके साथ जो है गवर्नमेंट ने बहुत बुरा बिहेव किया, उनको टोटली अवॉइड किया गया। ठीक है, अब 1956 में एक अधिनियम आया, एक्ट आया, जिसमें कहा गया कि जो सिन्हली है वो ऑफिशियल लैंग्वेज मानी जाएगी श्रीलंका की, और तमिल को उन्होंने क्या किया, बिल्कुल हटा दिया। ठीक है, जो कि बहुत बड़ी गलती थी। तो ये पहली पॉलिसी थी मेजोरिटेरियनिज्म की। अब बहुत ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन आ सकता है कि डिस्कस द मेजोरिटेरियनिज्म पॉलिसी ऑफ श्रीलंका।
ठीक है। तो इसमें पहली पॉलिसी ये थी कि 1956 में एक अधिनियम आया जिसमें सरकार ने सिंहली लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया कंट्री का, और तमिल लैंग्वेज को बिल्कुल डिसरिगार्ड कर दिया, कहा कि तमिल बोलने वालों की कोई वैल्यू नहीं है, और अगर आपको जो भी है कहीं नौकरी चाहिए या पढ़ना है या फिर आपको कुछ भी मतलब श्रीलंका में जॉब चाहिए तो उसके लिए आपको सिंहली लैंग्वेज बोलना जरूरी है। तो ये पहली गलत चीज उन्होंने की। देन द गवर्नमेंट फॉलोड प्रेफरेंशियल पॉलिसी, ठीक है। सेकंड उन्होंने ब्लंडर क्या किया श्रीलंका की गवर्नमेंट ने, उन्होंने प्रेफरेंशियल पॉलिसी फॉलो की। प्रेफरेंशियल समझते हो ना, मतलब भेदभाव की नीति। एक कम्युनिटी को प्रिफर करना, उनको इंपॉर्टेंस देना, और दूसरी कम्युनिटी को अवॉइड करना, मतलब उनको नेग्लेक्ट करना। उन्होंने सिंहल जो एप्लीकेंट्स थे, चाहे वो यूनिवर्सिटी पोजीशन के लिए हो चाहे सरकारी नौकरियों के लिए हो, तो उन्होंने प्रेफरेंशियल पॉलिसी फॉलो की, और जो भी सिंहली बोलने वाले लोग थे उनको प्रेफर किया जॉब्स में भी, सरकारी नौकरियों में भी, और यूनिवर्सिटी पोजीशंस में भी। और भले ही जो इंडियन तमिल्स थे वो क्वालिफाइड थे, पढ़े लिखे थे, लेकिन उनको जॉब नहीं दी गई क्योंकि उनको सिंहल लैंग्वेज नहीं आती थी। ठीक है, तो ये दूसरी उन्होंने ब्लंडर किया। देन तीसरा उन्होंने मेजोरिटेरियन पॉलिसी क्या फॉलो की, कि एक नया संविधान बनाया और जिसमें कहा गया कि हम सिर्फ बुद्धिज्म जो रिलीजन है उसी को आगे बढ़ाएंगे और उसी को प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है। तो ये तीन जो मतलब पॉलिसीज वहां की सिंहल गवर्नमेंट लेकर आई, इसको हम कहते हैं मेजोरिटेरियनिज्म पॉलिसी। ठीक है, टू फेवर ओनली द मेजोरिटी कम्युनिटी इन श्रीलंका। भाई देखो, लैंग्वेज और धर्म ये लोगों के लिए बहुत करीब होता है, लोगों के लिए एक ईगो का सवाल होता है। एक मतलब समझ रहे हो ना, कि अगर आपकी कोई धर्म के ऊपर कुछ बोले, फोर्सिबली आपका धर्म बदलना चाहे, या फिर आपकी लैंग्वेज के ऊपर कोई ऐसे कुछ चेंज करना चाहे, तो ये आपके लिए सबसे मतलब बड़ी बात होती है। और सरकार ने यही किया, इन्होंने लैंग्वेज तमिल लैंग्वेज को बिल्कुल ही वो कर दिया किनारे। ठीक है, और सिर्फ सिन्हल को फेवर किया। फिर उन्होंने प्रेफरेंशियल पॉलिसी फॉलो की, और जो गवर्नमेंट जॉब्स में यूनिवर्सिटी पोजीशन में ओनली सिन्हल बोलने वाले लोगों को ही वहां पे जॉब मिली। फिर तीसरा उन्होंने क्या किया, बुद्धिज्म को स्टेट रिलीजन बना दिया, कहा कि बुद्धिज्म ही जो है सबसे इंपॉर्टेंट रिलीजन है, और अदर रिलीजन्स को जो है हिंदू एंड मुस्लिम्स को उन्होंने बिल्कुल ही दरकिनार कर दिया। तो ये तीनों ही जो चीजें थी, ये इंडियन तमिल्स और ओवरऑल तमिल्स के लिए बहुत ही मतलब जो है एक उस पे बात आ गई, मतलब उनकी उनकी इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर भी होगी, एंड सोशली सोशली एंड इकोनॉमिकली इनको जो है सप्रेस करने की कोशिश की गई। अब उसका नतीजा क्या निकलने वाला था आप समझ ही सकते हो। अब देखते हैं श्रीलंका में आगे हुआ क्या। All these government measures coming one after the other gradually increase the feeling of alienation among Sri Lankan Tamils। अब जाहिर सी बात है, जब सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट ही इस ऐसे कानून ले आएगी, तो अब लोगों के अंदर कौन सी फीलिंग आ गई, एलिनेशन की। एलिनेशन मतलब क्या होता है, अलगाववाद। ठीक है ना, अलगाववाद की फीलिंग जो सबसे खतरनाक फीलिंग होती है, सबसे डेंजरस फीलिंग होती है। इसमें क्या होता है कि लोगों को अलाइन फीलिंग होने, अलाइन मतलब उन्हें लगने लग गया कि हम श्रीलंका के नागरिक नहीं हैं, यहाँ की गवर्नमेंट हमारे लिए फेवरेबल नहीं है, ये सिर्फ जो सिन्हली स्पीकर्स हैं उनके लिए है, हमारे लिए नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत ही घातक होती है, बहुत ही डेंजरस होती है। अब देखते हैं आगे क्या हुआ, इसका नतीजा क्या हुआ। दे फेल्ट दैट नन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज लेड बाय द बुद्धिस्ट सिन्हा लीडर्स वाज सेंसिटिव टू देयर लैंग्वेज एंड कल्चर। उन्हें लगा कि हमारे लैंग्वेज एंड कल्चर जो है उसको सब उसके खिलाफ है, और उसको प्रोटेक्ट करने वाला कोई भी नहीं है। इनफैक्ट जो गवर्नमेंट हमारे देश की, क्योंकि देखो अगर कोई इंडिविजुअल आदमी कुछ कर रहा है तब तो चलो आप उसको पुलिस में कंप्लेन कर सकते हैं, लेकिन अगर गवर्नमेंट ही आपके साथ गलत कर रही है तो फिर आप किसके पास जाएंगे, है ना। तो जाहिर सी बात है कि लोगों को फिर कुछ ना कुछ गलत रास्ता अपनाना पड़ता है। अब उन्होंने यहाँ पे क्या चीज हुई है वो हम देखते हैं। दे फेल्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन, जो इन तमिल्स थे उनको क्या लगा, दे फेल्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान जो है, ठीक है, उन्हें ये लगा कि क्या हुआ, they felt that the constitution, ये इसकी आगे का है बट they felt that the constitution and the government policies denied them equal political rights, discriminated against them in getting jobs and opportunities, and ignored their इंटरेस्ट। ठीक है, अब देखो जो भी मेजोरिटेरियन पॉलिसी श्रीलंकन गवर्नमेंट ने अपनाई, उसके बाद लोगों के अंदर क्या चीज फीलिंग आई है, श्रीलंकन जो तमिल थे उनके अंदर क्या फीलिंग है, पहली आई फीलिंग ऑफ एलाइनेशन,
उन्हें लगा कि हमारी जो गवर्नमेंट है दे आर नॉट सेंसिटिव टू आवर कल्चर एंड आवर रिलीजन। तो उनके अंदर ये फीलिंग आई। देन उनको लगा कि जो गवर्नमेंट है और जो संविधान है श्रीलंका का, वो हमें इक्वल पॉलिटिकल राइट नहीं दे रहा है, हमारे खिलाफ भेदभाव किया जा रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है हमारे अगेंस्ट में, हमें जॉब नहीं दी जा रही है, हमारी अपॉर्चुनिटीज जो है वो हमसे छीनी जा रही है, और हमारे इंटरेस्ट को इग्नोर किया जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी फीलिंग जो है लोगों के अंदर आनी शुरू हो गई, और ऑब्वियस सी बात है कि आएगी, क्योंकि जब गवर्नमेंट ने इस तरह की जो कानून जो लेकर आया थी श्रीलंकन गवर्नमेंट, तो उससे ये चीज होना ही था। ठीक है, इससे क्या हुआ कि जो सिंहल बोलने वाले लोग थे और जो तमिल कम्युनिटीज थी, उनके बीच के जो रिश्ते थे वो धीरे धीरे स्ट्रेन होना शुरू हो गए, मतलब खराब होना शुरू हो गए। ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, इसका जो आगे का जो है वो हम कल पढ़ते हैं। तो मैं इसकी जो रिकॉर्डिंग आपको भेज दूंगी, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, भी मैंने जितना पढ़ा है वो आपको समझ में आया? आपको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। यस मैम। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही थी पूरे टाइम में, और क्या आपको जो मैंने पढ़ा है वो समझ में आया? यस मैम। यस मैम।